Students, today we will talk about the art of public speaking. Lesson number 33. बेटा पब्लिक स्पीकिंग, इसकी मीनिंग, इस वर्ड की मीनिंग आप जानते ही होंगे. पब्लिक मीन्स जो लोग हैं वो, और स्पीकिंग मीन्स या पब्लिक स्पीच या स्पीकिंग जिसमें हम स्पीच देते हैं या कुछ बोलते हैं जनता से, उसके बारे में इस लेसन में डिस्कशन करेंगे. चिल्ड्रन, पब्लिक के बीच में बोलने के लिए, स्पीक करने के लिए वी मस्ट हैव कॉन्फिडेंस. हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो सब्जेक्ट बोल रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे, वो लोगों को समझ में आए, और हमारा जो लैंग्वेज चूज होना चाहिए उसके लिए वो डिपेंड करता है हमारी ऑडियंस के ऊपर. जैसे अगर आप स्कूल में या किसी सेमिनार में बात कर रहे हैं, इवन इफ यू गिव योर स्पीच इन इंग्लिश, दैट विल डू. लेकिन अगर आप इलिटरेट लोगों के साथ बोल रहे हैं, गांव में बोल रहे हैं, तो वहाँ ज़रूरी है कि उनकी भाषा में बात की जाए, जिससे जो आप बोल रहे हैं वो उनको समझ में आए. अगर आपकी बात समझ में आएगी तो वो आपकी बात को सुनेंगे. अगर बात समझ में नहीं आती तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज़ को सुनने में. तो दैट इज व्हाई कॉन्फिडेंस इज मस्ट. बोलने के लिए, सबके सामने, सबके बीच में बोलने के लिए कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है. डर नहीं लगना चाहिए, और इस डर को हटाना ही आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है. जैसे असेंबली, मॉर्निंग असेंबली में कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि वो न्यूज़, थॉट या कोई स्पीच देंगे या नहीं. तब जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर कि मैं तो बोल लूँगा, मैं प्रिपेयर कर लूँगा अपनी स्पीच और सबके सामने बोल लूँगा, वो बच्चे बोल लेते हैं. लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके अंदर डर है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मैं, लोग हंसेंगे, मैं भूल गया तो क्या होगा, तो ऐसे में कॉन्फिडेंस को लूज कर जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है. तो सबसे पहले अपने डर के ऊपर काबू पाना होता है. नाउ इन योर बुक पब्लिक स्पीकिंग हैज बीन कंपेयर्ड विथ स्विमिंग. जैसे स्विमिंग करने के लिए पानी से डर निकालना होगा. अगर आप पानी में जाते हुए डरते हैं तो स्विमिंग नहीं सीख सकते. उसी तरह से लोगों के बीच में अगर आप जाने से डरते हैं तो आप स्पीच नहीं दे सकते, उनके साथ कोई पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते. जैसे अगर आप पानी में जाते हुए शुरू में हो सकता है उनके अंदर थोड़ा बहुत पानी भी जाए, तो इसी तरह से जब आप बोलना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको नर्वसनेस फील हो. लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब आप 2-3-4 बार बोल लेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाता है. एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. यही चीज़ हमें चाहिए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए. और इस चीज़ को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है? नो द रूम. हमारे पास, हमें जिस प्लेस में बोलना है स्पीच, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह की ऑडियंस आएगी, किस तरह के लोगों का मुझे सामना करना है, मेरे आगे सामने ऑडियंस किस तरह की होगी जिस जगह पे आप बोल रहे हो. जैसे मान लो अगर आप स्कूल में ही बोल रहे हो तो आप स्पीच देने के बाद अपने फ्रेंड्स से पूछते हो मैंने कैसी स्पीच दी थी, ठीक था, उनके व्यूज़ लेते हो. और स्कूल में जब आप बोलते हो तो फिर वहाँ क्लासमेट्स होते हैं, उनको आप पहले से जानते हो. लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे स्पीच दे रहे हो जहाँ अननोन लोग हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा पहले जा कर के उनके साथ बात कर सकते हो. माइक में जाके थोड़ा बहुत पहले से बोल करके प्रैक्टिस कर सकते हो. उनके पहुंचने से पहले वहाँ जाके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो.
और जब ऑडियंस आ जाए उनके साथ थोड़ा बहुत बात करके हम उनके बारे में भी जान सकते हैं। नो द ऑडियंस। स्ट्रेंजर्स अगर हैं तो कोई बात नहीं, बट अगर हम उनसे बोलते हैं बीच बीच में से कुछ लोगों के साथ, सबके साथ तो बोल नहीं सकते, बहुत बड़ी गैदरिंग हो सकती है वो। तो छोटी गैदरिंग से अगर आप बोलना शुरू करते हो तो अपने आप फिर लार्ज क्राउड में भी आप पब्लिक स्पीकिंग कर लोगे। तो ऑडियंस के साथ, उनके साथ, कुछ लोगों के साथ बातचीत करके उनके साथ फ्रेंडली हो जाना पड़ता है, बिकॉज योर ऑडियंस इज योर सपोर्ट। ऑडियंस आपके सपोर्ट में है, वो चाहती है कि आप ऐसा बोलो कि उनको समझ आए, आपकी बात उनको समझ में आए। तो सबसे पहले तो वो जगह जाननी होती है जहाँ आप बोलोगे, ऑडियंस के बारे में जानना होता है जहाँ पब्लिक स्पीच दोगे। और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हुए, ऑपरेटर्स हुए, वो सब इस तरीके से बोलते हैं कि उनका ऑडियंस जो है उनको ध्यान से सुनता है। नो योर मटीरियल, जो बात तुम उनको बताने जा रहे हो, जिस चीज़ पे तुम स्पीच बताने जा रहे हो, वो चीज़ तुम्हें पूरी तरह से आनी चाहिए। अगर तुम्हें वो मटेरियल नहीं आता होगा जिस चीज़ के ऊपर तुम स्पीच दे रहे हो, तो तुम अपने आप, तुम्हारे अंदर नर्वसनेस होगी। तो नर्वसनेस दूर तभी हो सकती है जब आप अपने मटेरियल को अच्छे से, उसके बारे में आपको नॉलेज हो। सो दीज आर द 3 थिंग्स विच यू मस्ट नो। You must know about the room, about the place where you are speaking, about the audience, and also about the material which you are going to speak. Next thing which you must remember is audience is your support. Audience आपके सपोर्ट में है। आपको ये मानना है कि मेरी बात मैं इस तरीके से लोगों के सामने रखूंगा, इंटरेस्ट आए, सुने, वो उनका माइंड जो है बिल्कुल आपकी बातों पे केंद्रित हो। डू नॉट अपोलोजाइज। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको उसके लिए अपोलोजाइज, माफी नहीं मांगनी है। यू कैन रिमेन साइलेंट ऐसे पॉइंट पे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह पे भी है, हो सकता है ऑडियंस ने उस बात को उतना ज़्यादा नोट न किया हो। ट्राई ह्यूमर। ह्यूमर मीन्स बीच में स्पीच देते समय लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए थोड़ा बहुत जोक और ऐसी तरह से बात बताना जिससे लोगों को हंसी आए, थोड़ा उनको अच्छा लगे, तो उस चीज़ पे वो इंटरेस्ट लेते हैं। लर्न टू रिलैक्स। नर्वसनेस नहीं शो करना है और आराम से अपने स्पीच को बोलना है। और स्पीच को भी बोलने के लिए तुम पहले से लिख के ले जा सकते हो या अपनी मेमोरी से बोल सकते हो। कुछ पॉइंट्स याद, तैयारी कर ली, कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रख लिए कि इन पॉइंट्स को मुझे एक्सप्लेन करना है। तो मेमोरी में जो आपने एक्सपीरियंस के साथ जो कुछ भी आपने सीखा है उसी चीज़ को एक्सटेंड करके बता सकते हो। और कुछ पॉइंट्स, 3 चीज़ें तुम्हारे बुक में दी गई हैं और तीसरा पॉइंट जो हमारे बुक में दिया गया है वो है कि तुम उसको एलाबोरेट कर सकते हो। पॉइंट्स अपने दिमाग में रख के उसको एलाबोरेट कर सकते हो। एक तो मेमोरी हो गई, मेमोरी मतलब याददाश्त, जो आपको याद है आपने उस चीज़ को तैयार किया, उस चीज़ को अपने दिमाग में रखा और उसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करते चले गए सिस्टमेटिकली। सेकेंड वाला है रीड इट आउट। तुमने स्पीच लिख लिया, फिर उसको पढ़ के बता रहे हो। तुमने देखा होगा पॉलिटिशियंस कई बार लिखी हुई स्पीच को पढ़ते हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको बोलना नहीं आता या उनको उस टॉपिक पे आता नहीं है, बस वो सिस्टमेटिकली उनको लगता है। कॉन्फिडेंस हमारे अंदर तभी आएगा जब हमारे पास वो चीज़ लिखी हुई होगी। और तीसरा है एलाबोरेट करना। एलाबोरेट मतलब उसी चीज़ को बढ़ा के बताना, पॉइंट्स को अपने माइंड में रख लेना कि ये पॉइंट्स है, मुझे ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, तो मैं अपनी बातों को ऑडियंस तक क्लियरली बता सकती हूँ। और तो अगर आप रिलैक्स होकर बोल सकते हैं, जिस मेथड से भी बोलना चाहें उसी मेथड से बोलिए।
और थिंक पॉजिटिवली। और तुम्हें ये मान लेना है कि जो तुम बात बता रहे हो उस चीज़ में तुम सक्सेसफुल तभी हो सकते हो जब तुम सोचोगे कि मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल पॉजिटिव आउटलुक है मेरा, तो तुम उस चीज़ को पॉजिटिवली ऑडियंस के सामने रख सकते हो, अपने पॉइंट को, अपनी बात को। फिर है स्पीक क्लियरली एंड विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का होना तो बहुत ज़रूरी है। बिना कॉन्फिडेंस के तुम पब्लिक स्पीकिंग कर ही नहीं सकते। थोड़ी देर में ही अपनी स्पीच को समेट करके, अगर आधा घंटा बोलने के बारे में सोच के जाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो पता चला नर्वस हो गए तो 10-15 मिनट में उसको शॉर्ट में बोल के तुमने स्टेज छोड़ोगे। ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारे वर्ड्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, लोगों को समझ आना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्पीक इन शॉर्ट सेंटेंसेस। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज बोलोगे, बहुत हाई क्लास की लिटरेरी भाषा बोलोगे तो भी लोगों को अच्छा लगेगा। छोटे सेंटेंसेस जो सबको समझ आ जाए, ऐसी भाषा होनी चाहिए। बी फ्रेंडली। फ्रेंडली विद होम? विद द ऑडियंस। जिनके साथ तुम कम्युनिकेट कर रहे हो उनके साथ तुम्हें फ्रेंडली होना पड़ेगा। नेक्स्ट है मॉड्यूलेट योर वॉइस। मॉड्यूलेट योर वॉइस मीन्स योर वॉइस शुड have high and low pitch. It should resemble a moving train. जहाँ पे तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ को ज़्यादा एम्फसाइज के साथ बोलना है, उस समय तुमने अपनी हाई पिच रख ली, और अगर पिच तुमने लो की, जिस जगह पे तुम्हें लगता है ये तो नॉर्मल साधारण बातें हैं, उस चीज़ को तुमने स्लोली समझा दिया। तो वॉइस की मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद है एंजॉय योरसेल्फ। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है। तुम्हें जो तुम बोल रहे हो, अगर तुम उस चीज़ को खुद एंजॉय नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी जो ऑडियंस है, सुनने वाले ऑडियंस, वो भी उस चीज़ को एंजॉय नहीं करेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि तुम उस स्पीच को, जो तुम बोल रहे हो, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अगर तुम्हें ही अपनी बात समझ में नहीं आ रही है तो ऑडियंस को बिल्कुल नहीं समझ आ सकती। तो इस लेसन के लिए इतना है। Now in 34th lesson we will be talking about being a good team player. Now टीम का मतलब है कुछ लोगों का समूह, चाहे वो प्लेयर्स हो, चाहे वो कोई और दूसरी कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कर रहे हो, एक टीम बना करके, एक ग्रुप बना करके। तो इसका मतलब है देयर यू आर नॉट अलोन। एक टीम में, एक ग्रुप में आप अकेले नहीं हैं। आपको अपने साथ सबको रख के चलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? फर्स्ट, अब तुमने देखा होगा ह्यूमन बीइंग जब वो बेबी होता है, फैमिली में आता है, तो फैमिली उसकी टीम होती है। उसके बाद वो स्कूल ज्वाइन करता है तो क्लास उसकी टीम होती है। कुछ दिनों बाद स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के बाद उसी स्कूल में वो स्कूल टीम में हो जाता है। फिर स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद वो, जब वो कॉलेज लाइफ में एंटर करता है, वो सिटी टीम का वो मेंबर बन जाता है। उसके बाद वो नेशन का, और उसके बाद वो ह्यूमैनिटी का एक टीम मेंबर बन जाता है। मतलब जब हम फुल ग्रोन सिटीजन भी होते हैं तब भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। यू हैव टू बी सोशल, यू हैव टू बी फ्रेंडली। तुम्हें दूसरों का अहित नहीं सोचना है, बिकॉज यू ऑल हैव बिकम अ गुड एजुकेटेड सिटीजन। सो ये जो टीम चीज़ है, ये शुरू से ही, सिंस आवर बर्थ इट इज़ विद अस। तो एज ए टीम मेंबर यू शुड बी कमिटेड। मतलब हो सकता है कोई काम करने में आप, हो सकता है उतने स्किलफुल ना हो जिस टीम के आप मेंबर बने, लेकिन तुम्हारे अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए कि मैं अपनी टीम के लिए फुल डिवोशन के साथ काम करूँगा, कमिटेड रहूँगा, ईमानदार रहूँगा, अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। देन यू विल बिकम अ गुड टीम प्लेयर, गुड टीम मेंबर। नेक्स्ट, यू शुड बी
मेंबर है, वहाँ आपके अंदर लोगों का आपके ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने काम के लिए, अपने उत्तरदायित्व के लिए। अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आपसे जो आपकी टीम एक्सपेक्ट कर रही है उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए आपको कमिटेड होना पड़ेगा और आपको रिलायबल होना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑपरेटिव। जितने आपके दूसरे टीम मेंबर्स हैं उनके साथ आपको कोऑपरेट करना है। किसी के अंदर आपको अगर पता भी है कि उसके अंदर कोई कमी है तो उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करना है, बल्कि अपने आप को एज एन एग्जाम्पल सेट करना है और जो उस टीम में नुकसान हो सकता था उसकी किसी और की फ्लॉ की वजह से उस चीज़ को कवर अप करना है, फ्रेंडली रहना है उनके साथ। अगर आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा इनपुट है, अगर आपको पता है कि मैं इस काम में किसी और तरीके से भी हेल्प कर सकता हूँ, तो उसको तुम्हें शेयर करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए और अपने आप को एज एन एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, जिससे कि लोग कहें कि हाँ दिस मेंबर ऑफ आवर टीम इज वेरी प्रोडक्टिव, इसका होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी टीम कामयाब नहीं होगी। फ्रेंडली होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि किसी की बुराई को सामने नहीं लाना है, बल्कि उसको एग्जाम्पल बना करके अपने आप को एग्जाम्पल सेट करके उसको फ्रेंडली रिलेशन से उसको सॉल्व करना है, जिससे आपके टीम के लिए आप अच्छा कर सकें। और हो सकता है कोई डिसीजन जो उस टीम में लिया जा रहा है आपको ठीक ना लगे, लेकिन फिर भी आपको दूसरों के साथ मिलके चलना है, उनकी भावनाओं को जो उसको डिसाइड कर रहे हैं या उनके जो विचार हैं उनको सुनना है और उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग एज अ टीम आपको काम करना है। तो एज अ गुड टीम प्लेयर यू शुड हैव ऑल दीज क्वालिटीज टू मेक योर टीम अ सक्सेसफुल वन। Now children, we come to lesson number 35, historic battlefields. हिस्ट्री में बहुत सारे बैटलफील्ड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बंदी घाटी, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ बक्सर एंड सो ऑन। अब इन्हीं बैटलफील्ड्स के बारे में ये लेसन आपको कराया जाएगा। फर्स्ट है answer these questions. Name the battlefield in which Siraj-ud-Daula's army was defeated by the army of the East India Company. उस बैटलफील्ड का नाम बताना है जिसमें सिराज-उद-दौला के आर्मी को हराया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी लीडरशिप की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। ये बैटलफील्ड का नाम है प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बात की जा रही है, जो कि 1757 में लड़ी गई थी एंड इट वाज फॉट अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव एंड बंगाल वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स। बंगाल को छीन लिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। ब्रिटिशर्स का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। सो द फर्स्ट आंसर इज प्लासी। नेक्स्ट वन, 3 of the most significant battles in the Indian history have been fought in this place. इस जगह पे 3 बैटल्स लड़े गए थे। One of these battles led to the establishment of Mughal Empire in India. और इनमें से एक बैटल में मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया गया। इंडिया में मुगल सल्तनत, मुगल एम्पायर जो है वो आई। What is the name of this place? उस प्लेस का नाम बताइए जहाँ 3 बैटल्स लड़े गए। It is पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत 1, 2 and 3 हुए थे इसमें। फर्स्ट वन वॉज इन 1526।
It was fought between Babur and Lodi dynasty in North India, and it led to the end of Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। बाबर और लोधी डायनेस्टी के बीच में ये लड़ाई हुई थी 1526 में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज इन 1556। इट वॉज फॉट बिटवीन हेमू एंड अकबर। 1556 में हेमू और अकबर के बीच में ये लड़ाई हुई थी। और थर्ड वन वॉज बिटवीन मराठा एंड द दुरानी एम्पायर्स। So the answer is Panipat. Next, the third one. Where did the Mughal Emperor Humayun and Afghan Sher Shah Suri fight a war for the first time? पहली बार हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध कहाँ पर हुआ? Which resulted in the Mughal emperor's defeat. और उसके बाद से मुगल एम्परर की हार हो गई। This battle was fought in 1539 in Chausa. It was the Battle of Chausa. ये 1539 में लड़ी गई थी between Sher Shah Suri and Humayun. Next one, fourth one. Where did the battle between the British East India Company and the French East India Company take place in 1760? British East India Company और French East India Company के बीच में बैटल कहाँ हुई? 1760 में ये बैटल हुई थी। कहाँ पर हुई? It was held in Vandivash. और वांडीवश कहाँ है? इन तमिलनाडु। Next one. The siege of which town in Karnataka led to the final defeat of Tipu Sultan? कर्नाटक के कौन से शहर को ले लिया गया था जिसके बाद टीपू सुल्तान डिफीट हो गया था, हार गया था? इट वॉज श्रृंगापट्टम। श्रृंगापट्टम इज अ प्लेस इन कर्नाटक। इट वॉज द फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी and the kingdom of Mysore, and in this battle the ruler of Mysore was killed. Name of the town is It is in Karnataka. Next one. Which historically significant site is the location of the battle fought between Rana Pratap Singh and Raja Man Singh? अब वो हिस्टोरिकल साइट का नाम बताना है जहाँ पे बैटल हुआ था महाराणा प्रताप सिंह में और राजा मान सिंह में। इट इज बैटल ऑफ हल्दी घाटी। Battle of Haldi Ghati was fought in 1576. 1576 में ये बैटल लड़ा गया था एंड मुगल एम्परर अकबर्स फोर्स वाज लेड बाय राजा मान सिंह। राजा मान सिंह जो है वो अकबर की ओर से लड़ रहे थे और उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ ये युद्ध किया था 1576 में हल्दी घाटी। Next one. On 17th May 1540, Sher Shah Suri defeated Humayun. At which historic site? Sher Shah Suri ने
हुमायूं को कहाँ हरा दिया था 1540 में, कौन सी जगह पे? इट इज कन्नौज। Next one, last one. Which place is believed to be the site of the 18-day-long war mentioned in the epic the Mahabharata? 18 दिन का युद्ध जो कि महाभारत में मेंशन है वो कहाँ हुआ था? All of you know about this place. It is your own place. It is Kurukshetra. Now children, we will come to the footnote. The Battle of Buxar, you have to underline this sentence, resulted in the 1765 Treaty of Allahabad, in which the Mughal Emperor surrendered sovereignty of Bengal to the British. मतलब मुगल एम्परर ने बंगाल में जो उनका स्वामित्व था उसको ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था। एंड लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव became the first governor of Bengal. So underline this, Robert Clive became the first governor of Bengal. And when was this Battle of Buxar fought? In 1765. You have to underline the whole thing. The Battle of Buxar resulted in the 1765 Treaty of Allahabad. What is Treaty of Allahabad? In this treaty, Mughal Emperor surrendered Bengal to the Britishers. That's all, children. You will do this exercise and learn them. Thank you, children.